दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। तेजस्वी यादव क्या गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या ईडी उनके दरवाजे पर कभी भी पहुंच सकती है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? 15 साल के तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी का क्या मतलब बनता है? क्या है नौकरी के बदले जमीन घोटाला? ईडी, सीडी और 3D का क्या खेल है ये? और 15 साल के तेजस्वी मैं क्यों बोल रही हूं? आगे सुनिएगा मेरी इस बात को, और आज मेरी बात को जरा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देश में ईडी कैसे काम कर रही है इस पर कई चर्चा हुई। लेकिन ईडी कैसे लालू के मामलों पर लगी है? क्यों तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाती है? समझिएगा इस पूरी बात को, इस पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आप इसका सही आंकलन कर पाएंगे। दरअसल मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम का, जिसमें तेजस्वी यादव पर ईडी की तलवार एक बार फिर से लटकने लगी है। माहौल बनने लगा है कि क्या तेजस्वी का नंबर आ सकता है गिरफ्तारी का। दरअसल लालू यादव के काफी खास रहे एबी इंफोटेक कंपनी के मालिक अमित कातियाल, जिनकी अभी हाल ही में गिरफ्तारी हुई। 150 करोड़ का घर है उनका, जिसमें तेजस्वी यादव रहते हैं। जब भी दिल्ली आते हैं, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इस घर में रहते हैं, और इसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बताते हैं आपको आगे। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के कथित सहयोगी अमित कातियाल को अरेस्ट किया गया है। ईडी का दावा है कि कातियाल करीब 2 महीने से पूछताछ के लिए एजेंसी के समन से बच रहा था। ईडी के अधिकारियों ने उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत शुक्रवार को यानी 10 नवंबर को दिल्ली में अरेस्ट कर लिया। आइए समझते हैं क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला और कैसे तेजस्वी यादव को गिरफ्तारी तक ले जाएगी ईडी। क्या वो सही है या फिर पूरी तरह से गलत, या पूरी तरह से तेजस्वी यादव के इस बढ़ते कद को काटने की बड़ी कोशिश? क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम? वरिष्ठ पत्रकार नीतीश कुमार उन्हीं से सवाल करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। तो तेजस्वी यादव क्या वाकई में अरेस्ट हो सकते हैं? जमीन के बदले नौकरी घोटाला क्या है, इस पर चर्चा करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार नीतीश कुमार से, जो कि सीबीआई, एनआईए, मिलिट्री इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी, इन सब पर, तमाम एजेंसियों पर लंबे वक्त तक पत्रकारिता कर चुके हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि उनके करियर की, पत्रकारिता की एक एक खबर ऐसी है जो कि आपको जैसे ही उसका नाम सुनेंगे तो आपको पूरे जहन में उनकी खबर याद आ जाएगी। उन्होंने अपने जीवन में ये मुकाम हासिल किया है और उनके साथ ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे और पूछेंगे कि तेजस्वी का क्या वाकई में उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर हमारे साथ नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं और उन्हीं से चर्चा करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार एक बिहार में है और एक नीतीश कुमार यहाँ है, दोनों तेजस्वी के लिए अलग अलग राय रखते हैं या एक रखते हैं, ये भी एक सवाल है। खैर, नीतीश आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब वाला मामला जो है ये, इसमें किस तरह से घिर सकते हैं? वो भी महज 15 साल के थे उस वक्त में, जब 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे लालू यादव। देखिए विनीता, सबसे पहले बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए सबसे पहले तेजस्वी यादव की क्या भूमिका है? पहले सवाल का मैं आपका जवाब दे दूँ, ज़ाहिर तौर से गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। किसी भी वक़्त तेजस्वी यादव अरेस्ट हो सकते हैं। अभी 2 दिनों पहले अमित कात्याल, जो लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, लालू यादव की फैमिली के बेहद करीबी माने जाते हैं, उसको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। उनके नाम से एक एके इन्फो सिस्टम्स भी चलता है, जिसमें कहा जाता है कि वो एके इन्फो सिस्टम्स के ज़रिए जो लैंड फॉर जॉब उसका जो पैसा है, देखिए ईडी का ये कहना है कि 600 करोड़ रुपए टोटल इसमें इसके वारे-न्यारे किए गए, इधर-उधर किया गया इन पैसों, उसमें 350 करोड़ की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति जो कि इस पैसे से खरीदा गया, और 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जो बेनामदारी, जो सोर्सेज हैं, जो अलग-अलग तरह का, जो अभी सुर्खियों में नहीं है, उनके ज़रिए इस पैसे को हेर-फेर किया गया, इसका ट्रांजैक्शन किया गया। तो ज़ाहिर तौर से तेजस्वी यादव
बिल्कुल उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब इसको समझना ज़रूरी है कि असल में लैंड फॉर जॉब स्कैम है क्या? देखिए साल 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए की सरकार थी। पहली यूपीए 1 की सरकार थी। उसमें लालू यादव रेलवे मंत्री थे और उस वक़्त कई लोगों को रेलवेज में अलग-अलग जोन्स में ईस्टर्न जोन में, वेस्टर्न जोन में जहाँ पे मुंबई हेडक्वार्टर्स है, जैसे वेस्टर्न जोन का होगा, कोलकाता हो गया, इसके अलावा हाजीपुर हो गया, इन सब जगहों पर जो ग्रुप डी का पोस्ट निकला था और वहां पर आनन-फानन में 3 दिनों के अंदर उसमें भर्ती कर दी गई, लेटर जो है इश्यू कर दिया गया, लोगों को जॉब आवंटित कर दिए गए। ये बहुत अमीर लोग नहीं थे, ये गरीब तबके के लोग थे और बाद में इसके बारे में पता चला कि इन लोगों से लैंड लिया गया था। बिहार में दानापुर का इलाका है और तमाम दूसरे इलाके हैं जहां पर के लोग थे, उन्होंने अपना लैंड दिया और उसके बदले में उनको जॉब मिला, ग्रुप डी का पोस्ट। और इसके बारे में खुलासा हुआ कई जगह पर। इसके अलावा जो ये लैंड है, इस लैंड का इस्तेमाल कई लैंड्स को बेचकर मॉल में इन्वेस्ट किया गया। एक पटना में एक मॉल था जो कि 1,05,000 स्क्वायर फीट का मॉल था, वहां पर भी इसमें इन्वेस्ट किया गया। और इसके अलावा ये जो 4 लैंड के पार्सल ईडी के हाथ लगे हैं, जो उससे संबंधित जो दस्तावेज थे, उस दस्तावेज में जो 2 दस्तावेज थे, वो रागिनी और चंदा जो लालू यादव की बेटियां हैं, उसके नाम ये दोनों पार्सल्स थे कि ये जो लैंड है उनके नाम से जो है आवंटित किया गया था। दूसरा जो 2 और पार्सल था, वो हेमा के नाम से, हेमा यादव के नाम से ये लैंड जो है वो बेचा गया था। ये टोटल जो लैंड की कीमत जो है वो 4 लाख रुपए बताई गई थी कि ये 4 लाख रुपए में इन लोगों ने हमें बेच दिया है। बाद में इसी लैंड को एक सैयद दुजाना करके आरएलडी जो आरजेडी के एमएलए थे, उनको ये लैंड 3.5 करोड़ रुपए में, 3.5 करोड़ रुपए में उसको बेचा गया उस लैंड को और 3.5 करोड़ रुपए का जो है फायदा कुल मिलाकर लालू परिवार को हुआ। अब आइए, अब आपने बात की, ये तो बात हो गई पूरी स्कैम की। अब बात करते हैं कि असल में तेजस्वी यादव का क्या ऐसा रोल है कि जिससे उन पर ईडी की तलवार लटक रही है और वो किसी वक्त अरेस्ट हो सकते हैं। तो देखिए, एक D1088 करके एक बंगला है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में। यहाँ पर इस बंगले में एबी एक्सपोर्ट्स और एक एके इंफो सिस्टम का ये दफ्तर चलता है। एके इंफो सिस्टम्स यानी अमित कात्याल इंफो सिस्टम, जिसको अभी अमित कात्याल को ईडी ने अभी 2 दिनों पहले गिरफ्तार किया है। कहा जाता है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो पूरा जो पैसा लैंड फॉर जॉब स्कैम का है, वो पैसा इसी कंपनी के जरिए रूट हुआ, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है। और वो जो बंगला है जिसकी अभी कीमत है, इस बंगले की कीमत भी 4 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन अभी इसका मार्केट रेट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए में, 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए है। तो जाहिर तौर से बताया जाता है कि ये लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो क्राइम है, मतलब प्रोसीड्स है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा जाता है, जो पैसा है वो इसमें इन्वेस्ट किया गया। उसी पैसे से इस बिल्डिंग को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में खरीदा गया है। और ईडी के जो सोर्सेस वो बताते हैं कि जब भी तेजस्वी यादव यहाँ पर आते हैं, वो इसी मकान में ठहरते हैं अपनी पत्नी के साथ। और वैसे तो ये एके इंफो सिस्टम्स जो प्रोपराइटर के तौर पर, एक शेल कंपनी के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन ये पूरा बंगला ये सारा उन्हीं का है, तेजस्वी यादव का है। और ये कंपनी जिसमें कि एक फ्रंट पर्सन के तौर पर अमित कात्याल ने, दरअसल उसमें लगा पैसा और पूरी प्रॉपर्टी भी तेजस्वी यादव की है। और अभी कुछ दिनों पहले जो ईडी ने छापामारी की थी, उसमें 600 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी का पता चला है, जिसमें 350 करोड़ रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, जिसमें ये भी 150 करोड़ रुपए है, जिसकी अभी मार्केट कीमत है। 1088 DA 1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला, ये भी उसमें शामिल है। और 250 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में भी ईडी को पता चला है। तो जाहिर तौर से ऐसे वक्त में ये तेजस्वी यादव, अभी जो लालू यादव के परिवार के अन्य सदस्य हैं, राबड़ी यादव है और उनकी जो बेटियां हैं, उन सब से पूछताछ हो चुकी है। और अभी लालू यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों से पूछताछ होनी है। सीबीआई ने, ये तो मैंने ईडी की बात की, सीबीआई ने जुलाई 2023 में, अभी कुछ दिनों पहले
दिल्ली के रॉ एवेन्यूज कोर्ट में जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट है, वहां पर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव, उन सबके खिलाफ नेम्ड चार्जशीट फाइल की है और अक्यूज उसको उसमें बनाया है। और ईडी भी जल्द ही, अभी तक ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, चार्जशीट जो ईडी के भाषा में कहा जाता है, जैसे सीबीआई में चार्जशीट कहा जाता है, उसी तरह ईडी की भाषा में ईडी में कहा जाता है प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट। जैसे सीबीआई में एफआईआर को एफआईआर कहा जाता है, उसी तरह यहां पर जो ईडी में उसको ईसीआईआर कहा जाता है। जो ईसीआईआर ऑलरेडी ईडी ने रजिस्टर किया, ईसीआईआर का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये ईडी ऑलरेडी फाइल कर चुकी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और किसी भी वक्त, अब जैसे कुछ लोगों के स्टेटमेंट लेने हैं, जाहिर तौर से अमित कात्याल जो राइट हैंड मैन था, काफी करीबी था लालू यादव के केस में, एबी इन्फो सिस्टम भी उसी का है, तो किसी भी समय तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले में। मेरा एक सवाल और था नीतीश आपसे, इसमें ये था कि 15 साल की थी नीतीश, जब ये सारी जो पूरा आपने प्रोसेस उस वक्त का बताया, लैंड फॉर जॉब्स कैंप के बारे में बताई जो जानकारी, तो अभी इस वक्त वो वहां रहते हैं या किस तरह से वो उसके अंदर फंसते हैं, इसका डिफरेंस थोड़ा सा आप समझाए ना, क्योंकि अगर तेजस्वी वहां रहते हैं या क्योंकि वो 15 साल के थे उस वक्त जब ये सब हुआ था, तो कैसे वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें? देखिए 15 साल अभी तो मैच्योर हो चुके हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं। तो होता क्या है कि आप जो क्राइम, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ना, वो कभी भी किसी के नाम हस्तांतरित किया जा सकता है। और देखिए जो पीएमएलए का केस बन रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ईडी में मैं आपको, देखिए ईडी में दो तरह के केसेस होते हैं। एक होता है फेमा, पहले ये फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अब इसको चेंज करके फेमा बनाया गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें ये एक सिविल केस है, इसमें पेनाल्टी लगती है, इसमें अरेस्ट नहीं होता है। दूसरा है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत इसमें ये केस चल रहा है और जिसके तहत तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई शख्स जो है मेन अक्यूज्ड है, ठीक है, और उसने पैसे का हेरफेर किया और उसके बारे में अगर किसी को नॉलेज है या उस पैसे के इधर उधर करने में कोई असिस्ट करता है, तो उसका भी क्राइम सेम बनता है जो उस आदमी का, जो मेन पर्सन है, उसका जो रोल है। तो अभी तेजस्वी यादव जो है, उनको जाहिर तौर से जब ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया और तमाम चीजें की, मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो उनको ये पता चला कि तेजस्वी यादव को इन सारी चीजों की जानकारी थी और कई ऐसी मीटिंग हुई जिसमें इस तरह की चर्चा हुई, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको ट्रांसफर करना था या इन्वेस्ट उस क्राइम के पैसे को किया जाना था, उसके बारे में, या प्रॉपर्टी खरीदी जानी थी, उस मीटिंग में तेजस्वी यादव मौजूद थे। हालांकि ये बेनामी संपत्ति है, तेजस्वी यादव के नाम से डायरेक्टली जो है ये प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं है, ये शेल कंपनी बनाकर इसको ऑपरेट किया जा रहा है, ये ऐसा जो है पता चला है। और कई स्टेटमेंट्स, कई प्रूफ्स हैं ईडी के पास ऑलरेडी। तो अभी इन सब लोगों का जो स्टेटमेंट लिया गया है, उसके बेसिस पर ईडी ये पहुंची है कि इन सारे मामलों की विटनेस रहे हैं तेजस्वी यादव, भले ही उनका नाम डायरेक्टली जो है ना इस प्रोसीड ऑफ क्राइम में नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि एक आईपीसी में भी एक सेक्शन है 34A, उसमें कहा जाता है कॉमन इंटेंशन होता है। तो उसमें अगर किसी को क्राइम के बारे में जानकारी रहती है और उसमें लिटरली वो कॉनाइवेंस उसका माना जाता है, वो अगर वहां पर सारी चीजों में रहे, डायरेक्टली इन्वॉल्व ना भी हो, तो असिस्ट करने में और सारी चीजों की जानकारी ने उसका भी हाथ माना जाता है। उसी तरह का केस जो है तेजस्वी यादव का है। तो कई चीजों को उन्होंने डील किया है और लालू यादव चूंकि बीमार हैं और उनकी तबीयत खराब है, तो सारा का सारा जो है तेजस्वी यादव ही देखते थे, जो भी उनका कारोबार था इस तरह की प्रोसीडिंग्स। तो ऐसे में ईडी को इसके सबूत मिले हैं और इन पर तलवार लटक रही है गिरफ्तारी। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि अगर ऐसे में तेजस्वी यादव की कोई बहन डिप्टी सीएम होती आज या किसी बड़े पद पर होती, और वो भी क्योंकि परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अगर उन सबके सामने ये चर्चा हो रही है या किसी तरह से जो भी उसके अंदर वो वहां पर मौजूद रहे, मौजूद होने से भले ही उनको ये जानकारी पूरी ना रही हो एग्जैक्ट क्या मैटर चल रहा है, लेकिन वो मौजूद थे, तो क्या परिवार के कोई भी व्यक्ति जो कि इनके परिवार से आकर के किसी बड़ी पॉलिटिकल पोजीशन पर पहुंचता है, तो वो अपने आप ही उसको भी पार्टी बना सकती है फिर इसका मतलब इन फ्यूचर? हाँ देखिए हर चीज कानून से चलता है। आप देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जैसे मैंने बताया कि
वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी हो, किसी ना किसी तरह से असिस्ट कर रहा हो, और अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीजों की जानकारी है, और मान लीजिए अगर वो सीएम के आपने जैसे कहा कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया कि अगर कोई डिप्टी सीएम होती उनकी बेटी, अगर उनके सामने ये मीटिंग हो रही होती, इन्वेस्टमेंट को इधर से उधर करने की बात हो रही होती, वो एक पब्लिक फिगर है, जाहिर तौर से अगर वो बिहार बिहार की डिप्टी सीएम होती तो उनका रोल भी बनता, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने लोगों को वो स्टेटमेंट दे सकती हैं, अपने परिवार के लोगों के खिलाफ कर सकती हैं कि भाई मैंने इनको कहा था कि ये आप ये मत करो, गलत है ये चीजें, मैं बाहर जाके कंप्लेन, वो विटनेस बन सकती हैं, ठीक है ना, वो विटनेस बन सकते हैं इन केस में अपने परिवार वालों के खिलाफ। अगर वो उतना ही पाक साफ है, वो लॉ पसंद है, वो कानून की पाबंद है, तो वो विटनेस बन के अपने परिवार के लोग जो गलत कर रहे हैं, जो पब्लिक मनी है उसको इधर से उधर वो कर रहे हैं, इस पूरे क्राइम में वो साथ दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी जाहिर तौर से वो विटनेस के तौर पर साथ दे सकती है, एजेंसीज का लॉ का साथ दे सकती है। लेकिन चाहे जाहिर उनकी तौर उस से अगर वक्त वो उम्र एक, कुछ भी रही हो। देखिए वो तो माइनर का अलग तरह से होता है, देखिए माइनर का उस समय जो हुआ हो वो अलग चीज है, और वो कंटिन्यूएशन में है। अभी तो केसेस लगातार जो है बनते जा रहे हैं ना, लगातार अभी 1 डेढ़ साल पहले ये केस दर्ज किया है ईडी ने, तो अब तो मैच्योर है ना वो, अब तो जी पूरी तरह से बालिग हैं। केस तो जी 2004-2009 का है, लेकिन अब तो पूरी सत्ता संभाल रहे हैं, तो जाहिर तौर से अब तो लालू यादव काफी सालों से बीमार हैं, जेल में हैं, तो ये जी सारी चीजें हैं। मान लीजिए लालू यादव के बाद वो कंप्लेन कर सकते थे कि मेरे पिता ने इतना ही कानून पसंद है या कानून के पाबंद हैं, तो कानून को जाके इन्फॉर्म कर सकते थे कि ये चीजें हैं, ये मेरे पिता के द्वारा गलत चीजें, तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, विटनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। लेकिन उनकी नजर में कुछ ना कुछ ऐसे सबूत मिले ईडी को, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कहने वाले तो कहेंगे कि भाई आप जो है ना राजनीति से प्रेरित है, आरजेडी को उखाड़ फेंकना चाहती है बीजेपी, लेकिन लॉ जो है ना, कानून जो है लॉ से और सबूतों से चलता है। अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो वो बरी हो जाएंगे उससे, लेकिन अभी उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से तो गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ ईडी की इमेज है जो इस आज की तारीख में एक पपेट की तरह भी नजर आ रही है सरकार के, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान। तो क्या ऐसे में वो नहीं फर्क पड़ता है कि ईडी का हर एक्शन कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है पॉलिटिक्स से इस वक्त? देखिए कह सकते हैं, देखिए ईडी और सीबीआई दोनों की छवि इस तरह की, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस्ड पैरट कहा था कि वो राइट। एक जो है पिंजड़े में बंद तोता है। उसी तरह ईडी के बारे में भी ये कहा जाता रहा है। इसके पहले जो संजय मिश्रा थे, ईडी के जो डायरेक्टर थे, राइट। उनके उनको जो कई जो एक्सटेंशंस मिले, तो उसके बारे में ये उनके बारे में ये कहा जाता था ये गवर्नमेंट के इशारे पर काम करते हैं। तो जाहिर तौर से ऐसे जो है आरोप जो ईडी और सीबीआई दोनों पर सालों से लगते रहे हैं। हालांकि अभी आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में ईडी सीबीआई की तुलना में कुछ ज्यादा एक्टिव नजर आती है। पहले सीबीआई एब्सोल्युटली। नजर आती थी, अब सीबीआई, अब ईडी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आती है। लेकिन देखिए अल्टीमेटली अगर किसी प्री ऑक्युपाइड इंटेंशन से कोई मतलब किसी भावना से प्रेरित होके, गलत भावना से प्रेरित होके किसी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो अल्टीमेटली कोर्ट में वो केस जो है गिर जाएगा। ठीक गिर है, जाएगा, परेशानी ठीक है। और टेंशन तो वो होगा, लेकिन वहां पर अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो कोर्ट जो है उस सबूत को बिना पर करता है। ये पॉलिटिकली मोटिवेशन जो है, मोटिवेटेड केसेस चलते नहीं है, टिकते नहीं है, तो ये कोर्ट में चला जाएगा। हालांकि उन परेशानियों से, उस प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। अगर पाक साफ होंगे तो कोर्ट इनको रिहा कर देगी। बिल्कुल, जी। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ वक़्त से दोनों तरह की तस्वीर कोर्ट से दिखाई दे रही है, जिसमें कभी सरकार की क्लास लगती है, तो कभी ईडी की क्लास लगती है। और मनीष वाले मामले में भी जिस तरह से ईडी को बोला गया है कि आप अपनी तैयारी जल्दी पूरा कीजिए, इस तरह कई और मामले हैं जिसमें क्लास लगती है। बहुत-बहुत शुक्रिया नीतीश आपका, थैंक यू सो मच। दीज़ आर विनीता, जाने के पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए ईडी का जो पीएमएलए है का जो केस है, उसमें 60 डेज के अंडर में चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है। सीबीआई में एंटी करप्शन का जो केस होता है, उसमें भी 60 डेज के अंदर में केस आपको जो है ना फाइल करनी होती है। और जो स्पेशल क्राइम के केसेस होते हैं सीबीआई में, उसमें 90 डेज के अंदर में चार्जशीट फाइल करनी होती है। और ईडी के केस में इसको शेड्यूल ऑफेंसेस कहा जाता है, जैसे हत्या हुआ, नारकोटिक्स का केस हुआ स्पेशल, तो उसमें भी 90 डेज में जो है आपको फाइल करनी। 15 साल की तेजस्वी को कैसे बुला सकती है ईडी? ये मैं नहीं बोल रही हूं, बल्कि ये सच है। क्योंकि 2004 से 2009
लालू यादव रेल मंत्री थे और उसी वक्त बताया जाता है कि ये घोटाला हुआ। 2004 यानी तब तेजस्वी यादव जो आज 34 साल के हैं, वो उस वक्त 15 साल के थे। तेजस्वी की पूरी जिंदगी पिता को या तो आंदोलन में देखते बीती है या फिर जेल के चक्कर देखते हुए बीती है। ऐसे में तेजस्वी पर अब शायद जेल का डर असर नहीं कर रहा है, इसलिए तेजस्वी जिस तरह की बात करते हैं ईडी को लेकर, उसे जरा सुनिए। करने दीजिए ना भाई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जा कर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। सीआरपीसी में प्रोविजन है कि शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी में चार्जशीट 85% मामलों में नहीं होती है। सीबीआई क्राइम देखता है और ईडी फाइनेंशियल मैटर देखती है, जिसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट करना होती है। लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं बावजूद उसके कई नेता, क्योंकि एक के बाद एक धड़ल्ले से मुकदमे डाले जा रहे हैं। ईडी में इस वक्त 1700 अधिकारी हैं, तमाम सबको मिलाकर। कभी शुरुआत में जब ये शुरू हुआ था 2010 की अगर बात करें तो उस वक्त सिर्फ 300 थे। पी चिदम्बरम ने इसे शुरू किया था। अब तक सिर्फ 26 या 25 मामलों में कुछ फैसले आए हैं, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियां हैं वो बहुत तेजी से हो रही हैं। मामले बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रहे हैं। 10,000 से ऊपर मामले चल रहे हैं। एक साल में लगभग 5,000 मामले रजिस्टर हो रहे हैं। आइए बात करते हैं ईडी के पूर्व अधिकारी से, जो कि ईडी में डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। और जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, ये तमाम जानकारियां भी हमें ईडी के अधिकारी या फिर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा मिली है। तो अब इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्येंद्र सिंह जी, जो कि ईडी के डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। 4 साल पहले रिटायर हुए हैं। 1983 से 2019 तक की उनकी ईडी में सर्विसेज रही हैं और इसमें उन्होंने देश के वो बड़े मामले जो हैं वो देखे हैं, उनकी जांच की है। जैसे कि पीएमएलए के हाईलाइटेड केसेस में सबसे पहला केस जो था वो था मधु कौड़ा, उसकी जांच भी सर ने देखी थी। उसके अलावा कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, जिसने कि देश की सरकार तक बदल दी थी। तो ये तमाम तरह के ऐसे बहुत बड़े केसेस वो देख चुके हैं। और ईडी किस तरह काम करती है और क्या ईडी पर इस तरह का सवाल उठाना आज की तारीख में कितना फर्क हो गया है ईडी के कामकाज के तरीके में, ये सब बातें हम सत्येंद्र सर के साथ करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्येंद्र जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ में के साथ जुड़ने का। नमस्कार विनीता। सर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इस वक्त जब हम तेजस्वी के मामले की बात कर रहे हैं, लैंड फॉर जॉब्स के मामले की बात कर रहे हैं, ये स्कैम वैसे तो 2004 से 2009 के बीच लालू जब रेल मंत्री थे तब की बात पर है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है कि ईडी जब कोई किसी पर मुकदमा बनाती है या उसकी जांच करती है तो उस दौरान जितने भी लोग उसमें कहीं सुन रहे हैं उस बारे में या उसके बारे में जानकारी रखते हैं तो वो उस घेरे में आ जाते हैं। ना सिर्फ तेजस्वी बल्कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर वो पॉलिटिक्स में एक्टिव होता है और वो मीटिंग्स में रहा होता है तो क्या वो सभी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के दायरे में आ जाएंगे? क्योंकि आज तेजस्वी के मामले में क्या आपको लगता है कि अब उनकी गिरफ्तारी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है अमित कातिल के अरेस्टिंग के बाद? सर देखिए विनीता जी, ये क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो जांच हो रही है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो अपराध है उसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए में, वो बहुत क्लियर है कि एनीवन कनेक्टेड विद एनी एक्टिविटी विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम। प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या है? जो भी अपराध हुआ है उससे कोई जो भी धन अर्जित किया गया है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। तो प्रोसीड ऑफ क्राइम को अनटेंटेड मनी दिखाने के जो स्थिति है, जो लास्ट में दिखाया गया है, एलिगेशन कंपनीज में पैसा चला गया, वहाँ से उन असेट्स खरीद ली गई, तो इस पूरे प्रोसेस में जो भी लोग इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी शामिल रहे हैं वो सभी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधी हैं। तो सब लोग जांच के दायरे में हैं। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन जो जो आगे बढ़ेगा तब पता लगेगा कि कौन लोग गिरफ्तार होंगे कौन नहीं होंगे, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो अभी ये कहना कि तेजस्वी यादव पे तलवार लटक रही है, ये इन्वेस्टिगेशन जो है इस आधार पे नहीं किया जाता कि किसी को गिरफ्तार करना है। इन्वेस्टिगेशन का जो सिंगल मोटो है वो है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल एंड पर ले जाना।
इन्वेस्टिगेशन क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जी। तो उस इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल एंड पर ले जाना, तो उसमें जो भी लोग आएंगे वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये जरूरी नहीं गिरफ्तार हो, उसके बाद भी उनको सजा हो सकती है अदालत से, तो ये तो अलग अलग है। तो इस पे सर यहाँ पर अगर हम बात करती है पीएमएलए की, क्योंकि पहले अब तो फेमा में तो कोई अरेस्टिंग नहीं है, फेरा में हुआ करती थी, पीएमएलए में लगातार अब जिस तरह से तेजी से मामले बढ़े हैं, ईडी के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं कि ईडी जो है, पहले सीबीआई को कहा जाता था कि वो सरकार का तोता है, लेकिन अब कहा जाता है कि ईडी सरकार का तोता हो गई है। खास तौर से अगर प्रीवियस डायरेक्टर की बात करें संजय मिश्रा के कार्यकाल के दौरान, जो कि बहुत तेजी से हाईलाइट भी हुआ, और इतने सारे मामले एकदम से तेजी से आने शुरू हो गए हैं, लगभग हर पॉलिटिशियन इस दायरे में आता जा रहा है, खासतौर से विपक्ष से, तो ये क्या कामकाज पर सवाल नहीं उठेगा फिर ईडी के? देखिए, ये पब्लिक परसेप्शन, मैं तो ये कहूंगा कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के केसेस की क्यों बात करते हैं। क्या ईडी ने इस बीच में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को गिरफ्तार नहीं किया? आप क्या चंदा कोचर को भूल जाते हैं, डीएचएफएल के दीवान को भूल जाते हैं, यस बैंक के पोस्टर बॉय राणा को भूल जाते हैं, पीएमसी को भूल जाते हैं? तो रिसेंटली आप देखिए, हीरो कॉर्पोरेशन के मुंजाल्स, उनसे बड़ा नाम नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी 4 दिन पहले अटैच की गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा सिर्फ हो रही है कुछ नेताओं की पे। अब नेताओं में भी 2 तरह के हैं, देखिए आप इसको बहुत ध्यान से समझें। एक है जो कि करप्शन केसेस में इन्वॉल्व है, जहां डायरेक्ट पब्लिक एक्सचेकर इन्वॉल्व है, और कुछ लोग दायरे में इसलिए आ रहे हैं कि वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, वो व्यापार भी करते हैं, वो और उनके फैमिली मेंबर्स अलग अलग बिजनेस में शामिल है। तो वहां जो उनसे गलती या अपराध हुआ है वो उस वजह से जांच के दायरे में, तो इसके 2 हिस्से हैं। दूसरे कुछ बड़े केसेस आप देखें, कलकत्ता वेस्ट बंगाल के, वो ईडी ने अपने आप नहीं लिए हैं, वो वहां के हाई कोर्ट ने ईडी को जांच के लिए सौंपे हैं। और दूसरा, ईडी पीएमएलए में किसी भी मामले को अपने आप जांच के लिए नहीं ले सकती। ये नहीं कि ईडी के पास कोई शिकायत आई और ईडी ने पीएमएलए में जांच शुरू कर दी। उसके लिए शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेज जो है बना हुआ है, उसमें जो एक्ट हैं, उनमें जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वहां जब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उसकी जांच शुरू नहीं होगी, ईडी उस केस को अपने पास नहीं ले सकती। जैसे ज्यादातर केसेज पुलिस में, उसके बाद सीबीआई या एंटी करप्शन का या ईओडब्ल्यू का नाम आता है। अब आप देखें कि मैं आपको बताऊं कि जो किस पे बेस है, पर्टिकुलर एफआईआर कहें उसको, तो 2008 से लेके 2021 के बीच में पूरे देश में 33 लाख एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें कि ईडी अपनी जांच शुरू कर सकती थी। जांच कितनों में शुरू हुई? अराउंड 3000 में। इसकी कई वजह हैं, न तो ईडी के पास इतना स्टाफ है, और दूसरा केसेज को देखा जाता है कैसी इंपॉर्टेंस है उसकी। कुछ में तो हाईलाइटेड हो गए, किसी में कोर्ट की डायरेक्शन हो गई, किसी में पब्लिक एक्सचेकर बहुत बड़ा इन्वॉल्व है, या किसी में आम जनता से बहुत बड़ी ठगी हो गई। तो ये चीजें हैं। तो ये आरोप लगाना कि सिर्फ विपक्ष के खिलाफ जांच हो रही है, या ये कि यूपीए के समय में कम जांच हुई, 2005 से 2014 तक बहुत कम जांच हुई। 2005 में तो एक तरह से इस एक्ट में काम लागू हुआ था। वर्किंग कब शुरू होती है? 2009 में जाके धीरे धीरे वर्किंग होती है, फिर ईडी में स्टाफ बढ़ता है। लेकिन आज भी स्टाफ क्या है, आपको आश्चर्य होगा, अराउंड 1700 टोटल स्ट्रेंथ है ईडी की, जिसमें आईओ तो 1000 में नहीं होगी, इसमें सिपाही भी आ गए, स्टेनो भी आ गए, बाबू भी आ गए। तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं, क्योंकि मीडिया हाइप हो गई है। दूसरा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को पता है कि क्यों अब सीबीआई की बजाय ईडी का नाम आगे आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो अपोजिशन लेड गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने सीबीआई की एंट्री बैन कर दी, क्योंकि उस एक्ट में एक प्रोविजन है, ईडी को वो बैन नहीं कर सकते। तो वो जो केसेस सीबीआई नहीं टेकअप कर रही, वो ईडी कर रही है, इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइटेड है। और एक सवाल ये भी आता है कि इलेक्शन का समय है, तभी उसी स्टेट में जांच ज़्यादा होती है, बाद में कम हो रही है। तो देखिए, टाइमिंग एक अलग सवाल है, लेकिन आईओ जो है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है, वो अपने जो एविडेंसेज है उनको आगे बढ़ाता है, उस आधार पे करता है कि कब मुझे गिरफ्तारी करनी चाहिए, कब सर्चेज होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस मिलने की उम्मीद हो। और जब ये पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिशियंस की तो पॉलिटिकल एक्टिविटी 24/7 वर्किंग है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ चुनाव है, राष्ट्रीय दल तो 24/7 है, इसी तरह ईडी भी 24/7 है। जांच एजेंसी अपना काम तो करेगी।
आरोप लग रहे हैं। और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि एक हाईवे पे 10 डकैतियाँ हुई एक के बाद एक, 5 दिन बाद पुलिस के 10 दिन बाद पुलिस एक डकैत गैंग को पकड़ लेती है। क्या वो डकैती आरोप लगाए कि बाकी जो 9 गैंग है वो इसलिए नहीं पकड़े जा रहे कि उनको इनका पुलिस या सरकार का प्रोटेक्शन है? थोड़ा सा हो सकता है मैं कटू हूं अपने शब्दों में, लेकिन एक जवाब है एक आम नागरिक की तरह की हैसियत से ये। बाकी आप ठीक कह रहे हैं कि लाइमलाइट, देखिए मीडिया परसेप्शन आज से 5-7 साल पहले चले जाएं, कितने चैनल्स थे। आज सोशल मीडिया जो है वो इतना स्ट्रांग हो गया है, मैं कहता हूं जो मेन मीडिया है एक्चुअली उससे आगे निकल गया है, तो उस पर भी इतनी हाईलाइट होती है, तो इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है। जी विनीता जी बताएं। सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि ईडी का जो कामकाज है वो सीबीआई, जैसे कि आपने कहा कि ठीक है सीबीआई की वहां पर वो चीजें बैन होगी तो यहाँ से फिर वो सारे केसेस उधर जाने लगे हैं ईडी में, लेकिन सीबीआई में कई बार क्या होता था कि सब लोग जिनके पास केसेस हैं तो एक आंसरेबल कम्युनिकेशन जो बनता था वो हो जाता था। ईडी में तो कोई सवाल नो इफ नो बट, बस वो वाले स्टाइल में चीजें लगती हैं लोगों को। एक परसेप्शन बन गया कि ईडी में बहुत ज्यादा जानकारी आदमी नहीं जुटा पाता है उस हिसाब से। नहीं 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 नहीं, देखिए आप यदि मीडिया के की तरफ से कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मानता हूं कि सीबीआई में रेगुलर न्यूज़ ब्रीफिंग होती थी और रोज डेली बेसिस पे होती थी। ईडी इसमें बहुत पीछे है, बीच में शायद कुछ शुरू हुई थी लेकिन कितनी है अभी, तो खाली जो प्रेस रिलीज है वो ही एक जरिया है। तो आप लोगों को, सब मीडिया को सवाल जवाब करने का मौका नहीं मिलता, तो जनता भी उसके बारे में नहीं जान पाती है, तो कई बार इससे संशय की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि एजेंसी कुछ छुपा रही है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि एजेंसी आंसरेबल है कोर्ट्स ऑफ लॉ के लिए। जो भी जांच करेगी उसके पेपर वहां जाते हैं, एविडेंसेस रखे जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी उठा लाया, गिरफ्तार कर लिया। थोड़ा सा ये भी है कि देखिए सीबीआई जो है वो पुलिस है, एक तरह से पुलिस ही है, तो उनके यहाँ जो बयान होते हैं उनकी वो वैलिडिटी नहीं है जो कि ईडी में बयानों की है, क्योंकि यहाँ के बयान तो माने जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए हैं। और कुछ पीएमएलए के अंदर क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस है और तो थोड़ी जमानत भी, थोड़ा सा बेल का लॉ जो है थोड़ा सा सख्त है, इसलिए भी एक परसेप्शन बन रहा है कि भी बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े वकील होने के बाद जमानत नहीं हो रही है तो आम आदमी का तो क्या होगा। तो ये परसेप्शंस हैं। बाकी मेरा मानना है कि एजेंसी के ऑफिसर जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ उसी दायरे में रह के काम कर रहे हैं जो मैंडेट उनको पीएमएलए में मिला है। आप देखिए फेमा की कोई बात क्यों नहीं करता है, क्योंकि वहाँ अरेस्ट नहीं है। इसके अलावा एक लॉ और है जिसको अपने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, वह भी ईडी के पास ही है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा अपराध करने वाले अपराधी जो देश से भाग गए हैं उनके खिलाफ मामले हैं। ठीक है, अभी गिने चुने मामले हैं, तो एक स्टाफ की कमी, ये आरोप भी लगता है कि साहब पुराने केसेज क्यों किए जा रहे हैं या टाइम बहुत ले रहे हैं। अब देखिए यदि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज है इनमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसके जो अपराधी हैं वो कोई साधारण आदमी नहीं है। वो यदि खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके पास उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की सलाह मौजूद है, उन्हीं सलाह के आधार पर वो काम करते हैं, तो उनको पकड़ना और पिन पॉइंट करना इतना आसान नहीं है और इसमें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वो एक्सपर्टाइज भी चाहिए, फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज है, साइबर एक्सपर्टाइज है, तो अभी ईडी उसमें लैग कर रही है। मेरा मानना है कि यहाँ स्पेशल ब्रांचेज बनानी चाहिए ईडी में और ऑफिसर्स उन ब्रांचेज में बढ़ाने चाहिए। जी ठीक है, आपने सब वो चीजें बताई हैं जिसमें ईडी को परेशानी हो रही है। मैं सवाल करना चाह रही थी जिसमें ईडी से परेशानी हो रही है बहुत सारे लोगों को अभी, क्योंकि सिचुएशन जो है खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर जो सवाल बन रहा है कि इसकी जिसे कहते हैं ना गश्त तेज हो जाना किसी चीज का, ऐसे एक्टिविटी तेज हो गई है पूरी तरह से ईडी की, खासतौर से चुनाव के वक्त में ये एक्टिविटी स्पेशली चुनाव के टाइम पे इतनी क्यों दिखाई देने लगती है? देखिए अब चुनाव का कैसे तो चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं, ठीक है। ये टाइमिंग, कई बार टाइमिंग जो है ये बड़ा गलत परसेप्शन दे रही है कि मान लीजिए 1 साल से किसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अचानक लगता है कि इसमें चुनाव नज़दीक आगे, तलाशियां शुरू हो गई हैं। अब वैसे भी सच्चाई ये है कि उस स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन को ले जाने के लिए टाइम लगता है,
जब कुछ पुख्ता सबूत हाथ में आते हैं तो कार्रवाइयाँ शुरू होती है। अब इस आरोप का तो कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा ना कि क्या है कि पॉलिटिशियन, अब कोई कहे कि साहब मेरी ये जांच तो दिल्ली के मामले में है, मुझे तो मध्य प्रदेश में चुनाव करना है, चुनाव में प्रचार करना है। आप नेशनल पार्टी से हो, चुनाव तो पूरे देश में पूरे साल चलते हैं 24/7। मैंने कहा ना कि आपका ये, मैं तो उसको बिजनेस कहता हूँ। ये आपकी बात भी सही है कि आरोप जो है, कई बार पब्लिक को बहुत बार ऐसा लगता है कि शायद इसमें बहुत सच्चाई है, क्योंकि ये भी एक बात सही है कि कुछ लीडर्स जो कि अपोजिशन के हैं, जब वो जिस सत्ताधारी दल में शामिल हो जाते हैं या हो गए हैं, उनकी जांच थोड़ी सी धीमी हो जाती है। जी, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, थैंक यू। तो मतलब साफ है, राजनीति में सब कुछ चलता है। साम दाम दंड भेद, मतलब अच्छा बोलकर या अच्छे व्यवहार से शत्रु को अपने अनुकूल बना लेना साम कहलाता है। किसी शत्रु को धन देकर अपने पक्ष में कर लेना और अपना काम करवा लेना दाम कहलाता है। शत्रु का पैसा छीनकर या उसको शारीरिक कष्ट देकर उसे कमजोर बना देना दंड कहलाता है। किसी व्यक्ति की गुप्त बातें जानकर उसे अपने पक्ष में कर लेना भेद कहलाता है। अब यह बात बीजेपी के पर कैसे फिट होती है? जैसे साम काम करने के तरीके आपको पता है, चुनाव में अच्छे व्यवहार से। दाम, आप जानते हैं कि बीजेपी किस तरह से पैसा खर्च करती है। दंड, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है, दंड देकर के डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। और भेद, आपने देखा कितने राज्यों में बीजेपी ने बाकायदा भेड़िए मतलब भेदिए ढूंढ लिए, यानी कि साम दाम दंड भेद बीजेपी की उंगलियों पर है और उससे वो राजनीति कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव बीजेपी की इस राजनीति से कैसे खुद को बचा पाएंगे? क्रिकेटर दूसरे का बॉल पर आउट ना हो जाए, ये उसकी बेस्ट कोशिश रहती है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ये कैसे करेंगे, देखना ये होगा।